देश आज किसान दिवस मना रहा है और इसीलिए देश देशांतर में आज बात किसानों के सफर की, उनकी विकास यात्रा की और अब आने वाले समय में किसान चाहते क्या हैं और किस तरीके से उन्हें उनकी उपज का सही दाम मिल सके। क्योंकि आज़ादी के वक्त उत्पादन बढ़ाना प्रमुख लक्ष्य था और इस वक्त किसानों का लक्ष्य अपनी आमदनी को दोगुना करना है। तो आज अपने एक्सपर्ट्स के जरिए समझेंगे कि उसके लिए क्या विकल्प हैं, क्या नए मॉडल, तकनीक, आविष्कार हैं और किस तरीके से उन्हें हमारे देश में किसान अपना सकते हैं और रास्ते की अड़चनें क्या हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी हैं जो कि पूसा इंस्टीट्यूट से हैं, दिल्ली से। स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यतीश राजावत हैं। यतीश, स्वागत है आपका। और पीके जोशी साहब हमारे साथ हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और जुड़े रहे हैं IFPRI से, आप फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। शुरुआत में जोशी सर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जब किसानों के अगर सफ़र को देखें और देश के साथ उसे जोड़ कर देखें, एक वक्त में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करना उन्होंने उसे पूरा किया और अब जो दूसरा बड़ा मैं कहूँगी पड़ाव है वो है उनकी उपज के दाम को बढ़ाना। किस तरीके से इस चैलेंज को देखते हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम कितना अब तक सफ़र तय कर पाए हैं? देखिए, पास्ट में हमारा जो कृषि है उसमें अभूतपूर्व सक्सेस हमें मिली है। जब हम आज़ाद हुए थे तब हम लोग हर कमोडिटी में डेफिसिट थे और धीरे धीरे जो हमारी टेक्नोलॉजी आई, नए तरह की पॉलिसीज आई, इंस्टीट्यूशंस बने, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसकी वजह से अभूतपूर्व जो सक्सेस मिली हमें। तो हम हर फसल में, हर कमोडिटी में आज हम सरप्लस में हैं, एक्सेप्ट पल्सेज और ऑयल सीड में। बाकी हर कमोडिटी, चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे शुगर हो या हॉर्टिकल्चरल कमोडिटी हैं, लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, हर क्षेत्र में हमारा जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई ज़्यादा हो गई है। तो इसमें क्या हुआ कि इस प्रोसेस में जब जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और डिमांड कम हो जाती है और सरप्लस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे प्राइसेस कम होने लगते हैं उस कमोडिटी के। तो अब यहाँ पे जब नई सरकार आई थी मोदी साहब की, तो उन्होंने सबसे पहला एक मंत्र दिया था कि डबलिंग फार्मर्स इनकम। पहले हमारा जो लक्ष्य होता था कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड था, कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, वो बिल्कुल सही लक्ष्य था कि हमें हर कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है और उसमें हम सफल हुए। लेकिन उस प्रोसेस में क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन के टारगेट्स मीट करते करते हम लोग ये भूल गए कि उससे प्रॉफिट उसी तरह से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जो सबसे पहले एक पैराडाइम शिफ्ट आया, पैराडाइम शिफ्ट मैं इसको इसलिए कहूँगा क्योंकि प्रोडक्शन से अब इनकम की ओर मूव किया। और जब हम जैसे ही प्रोडक्शन से इनकम को चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ साथ करनी होती हैं। तो ये इसके लिए जो है सबसे पहले खाली सिर्फ प्राइसेस का रोल नहीं है, जो आपने कहा कि दामों को अच्छे मिलें, सिर्फ प्राइसेस का रोल नहीं है इसमें, जो है बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे पहली बात है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर से जो है हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और ये मॉडर्न एग्रीकल्चर हो। मॉडर्न एग्रीकल्चर जिसे हम कहेंगे कि इट शुड बी मोर इफिशिएंट एग्रीकल्चर, मोर कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर, मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर एक हमको करना होगा। दूसरा, हमें अपने जो हमारे जो इनपुट्स हैं, कम से कम इनपुट्स को यूज करके हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में लैंड रिसोर्स है, चाहे वाटर रिसोर्सेज हैं, जो हमारे जो है ये रिसोर्सेज की कमी आने वाली है। तो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कम से कम ज़मीन में, कम से कम वाटर से हमें ये प्रोड्यूस करना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे हम इनकम को बढ़ाया जा सकता है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। देखिए, अभी जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं वो है एक एग्रीकल्चर इज ए जस्ट ए वे ऑफ लाइफ है। हम इसको हम एक एग्री बिजनेस प्रोफेशन की तरह नहीं देखते हैं। तो आने वाले टाइम में इसको एग्री बिजनेस प्रोफेशन की तरह देखना होगा और ये एग्रीकल्चर डिमांड ड्रिवन होना चाहिए और मार्केट ड्रिवन होना चाहिए। जब हम डिमांड ड्रिवन और मार्केट ड्रिवन की बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि किस तरह की डिमांड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तो कंज्यूमर्स की डिमांड चेंज हो रही है। अब हम सीरियल्स के बदले हम लोग अब ज़्यादा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, पोल्ट्री है, एग्स हैं, उनका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन का जो पैटर्न्स है वो बदलने चाहिए। जो हाई रिम्यूनरेटिव कमोडिटीज हैं इनकी ओर हमें जाना होगा।
चौथा जो है वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन, हमें अपने प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करना है, उसमें प्रोसेसिंग करना है, उसकी वैल्यू को इस तरह से बढ़ाना है कि जिससे कंज्यूमर उसके लिए ज्यादा प्राइस दे। और जब सरप्लस हमारे पास हो जाता है तो हमें यह भी देखना होता है कि हमें अपने कृषि को के बाजार को खोलना है। कृषि के बाजार को खोलने के लिए हमें एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और एक्सपोर्ट जैसे ही हम सोचते हैं तो उसके लिए हमें फूड सेफ्टी इश्यूज हैं, हमें खेती को दूसरे ढंग से करना होगा, ये हमें ध्यान में लाना पड़ेगा। तो अब ओके। जो हम देखिए 20वीं शताब्दी में हमारा कृषि एक तरह का था, लेकिन जब हम 21वीं सदी में आ गए हैं तो हमें एक दूसरे तरह का कृषि हमें लाना है। जैसे अभी आपसे कहा कि ये हमको एक एग्री बिजनेस प्रोफेशन बनाना होगा, हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर की ओर बिल्कुल जाना होगा। हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं और ये वैल्यू चेन्स हैं, ये इंक्लूसिव होनी चाहिए, उसमें फार्मर का शेयर होना चाहिए। उस जो प्रॉफिट हो रहा है इंडस्ट्री को, उसमें फार्मर अपना शेयर उसमें करे। मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर हो, ओके प्राइसेस सर। जो वोलेटिलिटी मार्केट में है उसको हम स्टेबलाइज कर सकें। इस तरह का हम एग्रीकल्चर को इन्विजन करके किसान की इनकम को बढ़ा सकते हैं। ओके डॉक्टर विनोद, क्योंकि जो जोशी साहब ने कहा कि पहली महत्वपूर्ण चीज ये है कि कैसे तकनीक के जरिए किसानों को उसका लाभ मिले, और दूसरा है इनपुट कॉस्ट को कम करना। ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत में जहां पर करीब 86% किसान जिनकी जोत बहुत ही छोटी है, जिन्हें लघु किसान कहा जा रहा है, क्या वो इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उनके पास कैपेबिलिटी है? और अगर नहीं है तो कैसे आपके संस्थान या नीतियों के जरिए उनको जोड़ने की कोशिश हो सकती है या हो रही है? यह बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है कि जो हमारे 86% लगभग किसान हैं जिनकी जोत 1 हेक्टेयर या उससे कम है, उनकी आमदनी का इजाफा कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में खेती का जो प्रारूप है वो अगर हम पाश्चात्य काल को देखते हैं तो हमारे खेती के साथ साथ दूसरे अवयव जुड़े हुए होते थे। खेती के साथ दुग्धोत्पादन होता था, खेती के साथ बागवानी होती थी। लेकिन हरित क्रांति के दौरान जो हमारा मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों या कुछ प्रमुख फसलों के ऊपर काफी जोर रहा, जिसके नाते जो बाकी हमारे इंटरप्राइजेस हैं उन पे हम उतना, छोटे किसान विशेष करके, उसको ज्यादा नहीं अपना सके। और इसके नाते जो खेती से बहुत सारी समस्याएं उपजी हैं। आमतौर पे आप देखते होंगे कि धान गेहूं की खेती जो पंजाब, हरियाणा या पूरे गंगा के मैदानी भागों में हो रही है, वहां पे ये फसल अवशेष जलाने की अभी एक समस्या है। लेकिन अगर इसके ऊपर हम लोगों ने कार्य किया तो हम लोगों ने पाया कि जो हमारे छोटे मझिले किसान हैं वो भी अगर धान गेहूं की खेती करते हैं तो उनकी आमदनी ज्यादा से ज्यादा 80,000 रुपये शुद्ध आय के रूप में साल भर में मिलती है। लेकिन उस छोटी सी खेती के साथ साथ दूसरे जैसे डेयरी अगर उत्पादन के ऊपर आप जाते हैं तो 1 हेक्टेयर भूमि पे लगभग 3 गायों का पालन साल भर बढ़िया से किया जा सकता है। दूध देने वाली अच्छी नस्ल को अगर रखते हैं और उनका भूसा, उनका चारा, ये सारी चीजें उसी खेत से उपलब्ध की जा सकती है। इसको हम लोग समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये अगर मॉडल अपनाते हैं तो यहाँ पे उनकी आमदनी में 1.5 लाख रुपया का और इजाफा होता है। मतलब जो आमदनी 80,000 रुपये थी वो बढ़ के 2,30,000 रुपये तक पहुंच सकती है। और भी सेकेंडरी एग्रीकल्चर हैं, बहुत सारे उसके साथ जुड़े हुए, मशरूम की खेती है, उसके साथ हम जोड़ सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरप्राइजेस हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, जो उससे मधुमक्खी पालन में मधु तो शहद तो हमें अलग से मिलता ही मिलता है। हमारी फसलों में परागण अच्छा होने के नाते फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। इसके अलावा जो गोबर होता है उसको हम लोग बर्मी कंपोस्ट के रूप में किसानों को बताते हैं कि अगर बनाएं तो वो बर्मी कंपोस्ट को आप अगर प्रयोग करते हैं तो और ज्यादा आपको पोषक तत्वों के रूप में मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारे खेतों में ही है, हमारे किसान के पास है, इसके लिए बाजार में नहीं जाना है। तो आपकी बाजार की निर्भरता भी इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग से, समेकित कृषि प्रणाली से कम होती है
और आपको फसल के साथ साथ जो हमारी जरूरत है या हम सबको जरूरत है, और जैसे दूध है, सब्जियां हैं, मछली है, अंडा है, ये सारी चीजों की हमें संतुलित भोजन के रूप में आवश्यकता होती है। इस प्रणाली के माध्यम से हम उपलब्ध करा सकते हैं और बाहर की लागत बहुत कम हो सकती है। और हमने लेकिन बताया विनोद कि जी, इनकम को 2 समेकित गुना खेती नहीं, एक कई विकल्प गुना जरूर है, लेकिन समेकित खेती में जो आउटपुट है, जो उसके लिए भी बाजार पर निर्भरता होगी, और जो किसानों की आशंका होती कि उसके लिए उन्हें बाजार में जो खरीदार चाहिए होंगे जहां पर रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है। लेकिन जो छोटे बिल्कुल किसान सही है, जो कहा। 86% है, वो उस रिस्क को लेने की क्षमता नहीं है। विकल्प क्या है उनके पास फिर? देखिए, हम जब समेकित किसी प्रणाली की बात या हम विविधीकरण की बात करते हैं, तो हम विविधीकरण वो नहीं कहते कि कोई भी किसी तरह का विविधीकरण हर जगह वो लागू होगा। उसके लिए हमें उस स्थान विशेष की परिस्थितियों को समझना होगा।